नमो नमः मित्राणि, नमः संस्कृताय। अभी हम चर्चा कर रहे हैं समास के संदर्भ में। हम इसके पहले बात कर चुके हैं समास के सामान्य नियमों के संदर्भ में, समास के भेदों के संदर्भ में। आइए हम एक बार पुनः उनका सिंहावलोकन करते हैं। हमने बात किया समास के 5 भेदों। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में समास के 5 भेद बताए गए हैं। पंचधा समास, जिसमें केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास एवं द्वंद्व समास, ये 5 भेद होते हैं। उसमें विशेष संज्ञा से जो विनिर्मुक्त हो वह केवल समास कहा गया है। पूर्व पदार्थ की प्रधानता जहां हो वह अव्ययीभाव समास कहा गया है। उत्तर पदार्थ की प्रधानता वाले समास को तत्पुरुष कहते हैं। और जहां दोनों के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो जाए वह बहुव्रीहि संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तथा जहां पर दोनों ही पद प्रधान हो जाए वह द्वंद्व समास के नाम से जाना जाता है। इस पर हमने थोड़ा विस्तार से चर्चा की है। आइए अब लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के सूत्रवार समास की व्यवस्था को समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में समास प्रकरण में सबसे पहले जो सूत्र दिया गया है वह है समर्थ पद विधि। यह एक प्रकार का परिभाषा सूत्र है। सूत्रों के 6 प्रकार बताए गए हैं, अर्थात पाणिनि व्याकरण में 6 प्रकार के सूत्र प्राप्त होते हैं। या प्रकारांतर से हम कह लें कि पाणिनि व्याकरण के सूत्रों को हम 6 भागों में वर्गीकृत करते हैं। वो 6 प्रकार हैं सूत्रों के: संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार। कहा गया है संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विध सूत्र लक्षणम। अर्थात सूत्र के 6 लक्षण हैं, 6 प्रकार के सूत्र हैं। उसमें परिभाषा सूत्र की विशिष्टता है कि यह चाहे जहां आए वह समस्त अष्टाध्यायी को परिभाषित करता है। जैसे कि समर्थ पद विधि एक परिभाषा सूत्र है। अब जहां भी पद संबंधी विधि होगी वह समर्थाश्रित तो ही होगी, यह इस सूत्र के नियम के अनुसार। अब समर्थ पद विधि क्या है यह जानते हैं। यह भी प्रथमांत है, यह भी प्रथमांत है। पद विधि का तात्पर्य है पदानाम विधि पद विधि। पदानाम विधि पद विधि षष्ठी तत्पुरुष समास है, जैसे राज्ञ पुरुषा राजपुरुषा। पदानाम विधि पद विधि को यदि हम दूसरे भाषा में कहें कि पद संबंधी यो विधि सपद विधि, पद से संबंधी जो विधि हो, यानी पदों की जो विधि हो वह क्या हो, कह समर्थाश्रित हो। अर्थात समर्थ हो का तात्पर्य समर्थाश्रित हो, समर्थ पदाश्रित हो, समर्थ पदाश्रित हो। वह विधि जो पद से संबंधित हो, यानी पदों को उद्देश्य करके की जाने वाली जो विधि वह समर्थ पदों के ही आश्रित होगी। यदि पदों में सामर्थ्य नहीं होगा तो वह विधि नहीं हो सकती। जैसा कि वृत्ति में कहा है आचार्य वरदराज ने, पद संबंधी यो विधि ससमर्थाश्रितो बोध्यः। पद संबंधी यो विधि, यह विधि यो विधि, पद संबंधी जो विधि हो वह कैसी हो, कह सह विधि समर्थाश्रितो बोध्यः। उस विधि को समर्थाश्रित समझना चाहिए। पहले अब चर्चा कर लेते हैं पद क्या है। तो संज्ञा प्रकरण में आपने पढ़ा होगा कि सुतिगंतम पदम, पद संज्ञा किसकी होती है, सुबंत की और तिङंत की। सुबंत क्या है, क्या सुप प्रत्यय है अंत में जिसके, वह हो गया सुबंत। सुओजस अमोर्षष्टाभ्याम इत्यादि जो प्रत्यय हैं उनसे प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द सुबंत हो गए। और तिङंत क्या है, तिप तस्जी सिप थस्थ, यह जो धातु रूप के जो शब्द हैं
या धातु और तिक्तक जिस तस्थ वस्मस इत्यादि प्रत्ययों के योग से जो बनने वाले धातु रूप हैं उन्हें हम तिङंत कहते हैं। तो सुबंत और तिङंत, अब इस वृत्ति को और विस्तारित करते हैं। सुबंत और तिङंत रूपी जो पद, उस पद के आश्रित संबंधी, उस पद से संबंध रखने वाली अर्थात उस पद के आश्रित जो विधि हो, जो नियम हो, जो व्यवस्था हो, वह कैसी हो कि समर्थाश्रित हो। अर्थात उसे कैसा समझना चाहिए? समर्थाश्रित समझना चाहिए। अब पदों का सामर्थ्य क्या है? समर्थ शब्द को बिना समझे इस सूत्र को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो पदों का सामर्थ्य क्या है? जैसे वर्ण समूह क्या होता है? पद होता है। और पद समूह वाक्य होता है। तो वाक्य बनने की योग्यता ही पद का सामर्थ्य है। अब थोड़े दार्शनिक दृष्टि से यदि विचार करें तो 3 चीज कहा गया है कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। इन तीनों से युक्त जो पद का समूह है वही वाक्य है। तो वाक्य के लिए आवश्यक है कि पद में आकांक्षादि का युक्त होना। पद आकांक्ष हो अर्थात परस्पर साकांक्ष हो, एक पद दूसरे पद की आकांक्षा से युक्त हो, पद अपने अर्थ की योग्यता प्रकट करता हो, यानी आकांक्षा और योग्यता। आकांक्षा क्या है? जैसे हम कहें गो, अश्व, हस्ती। तो गो, अश्व, हस्ती ये 3 क्या है? परस्पर निरपेक्ष पद हैं, निराकांक्ष पद हैं। तो ये पद समूह तो हो गए परंतु वाक्य की योग्यता नहीं धारण करते हैं, परस्पर एक दूसरे से साकांक्ष नहीं है, अतः यह पद संबंधी योग्यता को नहीं धारण करते, यानी यह समर्थाश्रित नहीं कहे जाएंगे। सामर्थ्य, पदों का सामर्थ्य यहां पर नहीं है। योग्यता क्या है? अग्निना सिंचति, अग्नि के द्वारा सिंचन करता है। सिंचन तो जल से होता है, अग्नि से नहीं हो सकता। अर्थात यह परस्पर पद जो है वह योग्यता को धारण नहीं करता है। अर्थात परस्पर यह पद क्या है? वाक्य की योग्यता का को धारण नहीं करता, अर्थात यह भी सामर्थ्य से युक्त नहीं है। अब आगे क्या है? सन्निधि, देव दत्त, और कुछ कालांतर में हम कहें गच्छति, गच्छति। देवदत्त अभी कह दिए, 1 घंटे बाद हम कहें गच्छति, देवदत्त जाता है। तो व्यवहित हो गया, व्यवधान हो गया। तो व्यवधान युक्त होने से यह सन्निधि भी नहीं है, एक दूसरे से युक्त भी नहीं है। जब सन्निधि नहीं है तब पर भी इसमें वाक्य की योग्यता नहीं है, अर्थात यह भी पद का सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे पद जो अपने सामर्थ्य को नहीं धारण करते हैं, अर्थात आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त नहीं हैं, ऐसे पद पद संबंधी विधि के योग्य नहीं है। अर्थात जैसे समास भी क्या है? एक पद विधि है। तो समास वही हो सकता है जहां पद से संबंधी विधि हो। समास वही हो सकता है जहां परस्पर साकांक्ष से युक्त पद का समूह हो, अर्थात समर्थ पद हो। यदि समर्थ पद नहीं होगा तो वहां समास नहीं हो सकता। जैसे हम देखते हैं राज्ञः पुरुषः, यहां पर क्या है? आकांक्षा भी है, परस्पर राजा का कहे तो राजा का क्या? योग्यता भी है, राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, राजा का नौकर, राजा का परिचारक इत्यादि योग्यता भी है। और राज्ञः पुरुषः सहैव कहा भी जा रहा है, एक साथ कहा भी जा रहा है। तो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त यह जो पद समूह है वह पद संबंधी विधि के योग्य है, अर्थात समास के योग्य है। अतः राज्ञः पुरुषः का राज पुरुषः यह समास हो जाता है, अर्थात यह सामर्थ्य है।
परंतु वही यदि हम इसके साथ दो पदों को और जोड़ दें, भार्या राज्ञः पुरुषः रामस्य, क्या कह दें, भार्या राज्ञः पुरुषः रामस्य। अब क्या हुआ, इसका सामर्थ्य समाप्त हो गया। राज्ञ भार्या, राजा की पत्नी, यह एक अलग पद हो गया। पुरुषः रामस्य, राम का पुरुष। अब राज्ञ और पुरुषः परस्पर साकांक्ष नहीं रह गए, परस्पर योग्य नहीं रह गए। यह अलग पद और यह अलग पद, यहां पर समास की योग्यता नहीं हो सकती। सामर्थ्य भी दो तरह का कहा गया है, तो समास के प्रकरण में जो सामर्थ्य होगा वह किस तरह का होगा, तो सामर्थ्य कितने प्रकार का होता है, व्यपेक्षा भाव संबंध और एकार्थी भाव संबंध। व्यपेक्षा भाव संबंध वाक्यों में होता है, परंतु समास में हम एकार्थी भाव संबंध रखते हैं। जैसे द्वंद्व पे हमने चर्चा किया, तो चौपद के जो चार अर्थ थे उसमें इतरेतर और एक से ही एकार्थी भाव संबंध को प्राप्त हुए, इसलिए वही समास हुआ, अन्य च के भेदों में नहीं हुआ। तो समास वही हो सकता है जहां समर्थ पद एकार्थी भाव संबंध रूप को प्राप्त हो, एकार्थी भाव रूप संबंध को प्राप्त हो। यहां पर भी राजा का पुरुष, राजा से संबंधी पुरुष, जैसे राज्ञः पुरुषः कहते हैं, तो राजा से संबंधी पुरुष जा रहा है, कह गच्छति, राज्ञः पुरुषः गच्छति, यहां एकार्थी भाव रूप है। अर्थात सामर्थ्य कैसा है कि एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य है। अतः यहां पर पद संबंधी विधि कौन सी विधि, समास विधि हो जाती है। परंतु भार्या राज्ञः पुरुषः रामस्य, यह सामर्थ्य से युक्त नहीं है, अतः सामर्थ्य से युक्त न होने के कारण यहां समास की योग्यता नहीं है, पद संबंधी विधि यहां नहीं हो सकती। यहां आकांक्षादि से युक्त पद का सामर्थ्य है, अतः यहां पद से संबंधी विधि जो समास विधि है हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि पद से संबंधी जो विधि है वह समर्थ पदाश्रित होती है, और समर्थ पदाश्रित क्या है, समर्थाश्रित क्या है, वह समर्थाश्रित है आकांक्षादि से युक्त होना ही पद का सामर्थ्य है। आकांक्षा योग्यता सन्निधि से युक्त पद ही समर्थ पद कहे जाते हैं, और वही समर्थ पद ही पद संबंधी विधि को प्राप्त करते हैं। अर्थात वैसे ही पदों के मध्य समास होगा जो पद समर्थ होंगे, और समर्थ भी कैसा, व्यपेक्षा भाव संबंध नहीं। थोड़ा सा और हम प्रकारांतर से बात कर सकते हैं, पद से संबंधी जो विधि वह कैसी हो, कि समर्थाश्रित हो। अर्थात समास हम वैसे ही समर्थ पदों के मध्य कर सकते हैं जो एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य से युक्त हो। यदि एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य से युक्त पद नहीं होगा तो वहां समास रूपी पद विधि या समास हम नहीं कर सकते। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्राक् कडारात् समासः, इस अधिकार सूत्र के बारे में। अब अगला सूत्र क्या है, अधिकार सूत्र है। तब तक के लिए धन्यवाद।